हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से शुक्ला एजू गैलेक्सी में। आज हम तत्वों की वर्गीकरण के अंतर्गत अब तक आप लोगों ने जो सीखा, जो पढ़ा, जो देखा, उसी के आगे चलेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा था कि तत्वों के वर्गीकरण में किन किन वैज्ञानिकों ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सबसे पहले आए थे कौन? मिस्टर डुबराइनर। इन्होंने त्रिक नियम दिया था, लेकिन इनका नियम भी फेल हो गया, क्योंकि आगे जब तत्वों की संख्या बढ़ने लगी, इनकी खोज बढ़ने लगी, तब उन तत्वों को त्रिक नियम में समाहित किया नहीं जा सका, इसलिए इनके नियम को अमान्य कर दिया गया। उसके तुरंत बाद में आए कौन? न्यूलैंड महोदय। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। अब जरा ध्यान देना, डोबेराइनर ने भी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान क्रम में रखा था और न्यूलैंड ने भी वही रास्ता अपनाया था। और आगे आने वाले जो सबसे बड़े मूर्धन्य निर्माता हैं आवर्त सारणी के, मेंडलीव महोदय, इन्होंने भी आवर्त सारणी में काफी हद तक सफलता पाई, लेकिन इन्होंने भी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में रखा। नतीजा ये हुआ कि जितने भी समस्थानिक पाए गए उनकी जगह निश्चित नहीं हो पाई। कहीं कहीं पर हल्के और भारी परमाणु द्रव्यमानों के बीच में, दो भारी परमाणु द्रव्यमानों के बीच में हल्के को रख दिया, वो भी फेल हो गए। तब अंत तो गत्ता 1913 में, सन 1913 में एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था हेनरी मोसले। क्या नाम था? हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने एक नई अवधारणा दिया। इन्होंने पहले अध्ययन किया, तब तक इलेक्ट्रॉनों की खोज हो चुकी थी। अब तक लोगों को, वैज्ञानिकों को यह पता चल चुका था कि किसी भी तत्व की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं, उनकी संख्या उसी तत्व के नाभिक में पाए जाने वाले परमाणु संख्या के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन अब तक मतलब तीन वैज्ञानिक, डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव तक, ये जो परमाणु क्रमांक थे, एटॉमिक नंबर था, यह मात्र एक महज नंबर था, गिनती संख्या थी, उससे ज्यादा इसका वर्चस्व कुछ नहीं था। लेकिन हेनरी महोदय ने, ये देखिए, हेनरी मोसले महोदय ने परमाणु द्रव्यमानों को दरकिनार करते हुए इनके परमाणु क्रमांकों को ही सारे तत्वों के गुणधर्मों का एक महत्वपूर्ण बिंदु मान लिया। और इसी बिंदु के आधार पर हेनरी मोसले ने एक परिभाषा दिया, एक नियम दिया। क्या नियम था? आपने देखा था मेंडलीव की आवर्त सारणी में मेंडलीव का नियम था। मेंडलीव का नियम यह था, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। यहीं पर हेनरी मोसले उनसे टोटली भिन्न थे। भिन्न क्यों थे? इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म इन तत्वों के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब हेनरी मोसले ने यह बताया कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा जाए तो उनके गुणधर्मों में एक प्रकार की आवृत्ति मिलेगी, आवर्ती फलन मिलेगा। ठीक है ना, रिपीटेशन मिलता है। तो ये नियम था हेनरी मोसले का। तो हेनरी मोसले ने जो आवर्त सारणी बनाई, उस आवर्त सारणी का नाम है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी या फिर हेनरी मोसले की आवर्त सारणी, दोनों का ही मतलब एक है। हेनरी मोसले की आवर्त सारणी ही आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें हेनरी मोसले के आवर्त सारणी की विशेषता को समझना होगा। इसकी विशेषता को इस आकृति के साथ साथ में आप ये वीडियो देखने के बाद में एक पेन लेना, पेपर लेना, इस आवर्त सारणी को जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे बिना बुक में देखे बनाते चले जाना। आपकी आवर्त सारणी बन जाएगी, फर्स्ट क्लास की आवर्त सारणी बनेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखना, पहला नियम, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला नियम ये था,
पहली विशेषता ये थी, पहली प्रॉपर्टी ये थी कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। देयर आर 18 columns in modern periodic table which are known, which are called, which are taken as group। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जिनको ग्रुप नाम दिया गया। ये सारे प्रश्न याद रखना, आपके एग्जाम में खाली स्थान में, सत्य असत्य में, जोड़ियां में ये प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिनको क्या नाम दिया गया? समूह, ग्रुप। अब ये हम 18 बना रहे हैं, टाइम लगेगा। अगर मैं पहले से प्रिपेयर करके बनाता तो शायद आपको टाइम कम लगता, लेकिन आपके सामने बनाऊंगा, आपके सामने निर्माण करूंगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ ऐसे बनाएंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी ये तो नहीं हटा। 13 14 15 16, एक पतला करूंगा। 17 और ये 18। अभी मैं इसको फिर से साफ बना बताऊंगा, आप बनाएंगे कैसे वो देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब याद रखना पहला पॉइंट क्या हुआ? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, लंबवत स्तंभ होते हैं, कॉलम होते हैं, जिन्हें हम समूह नाम देते हैं, ग्रुप नाम देते हैं। ओके, और अब इसमें और क्या होता है? 7 क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रोज पंक्तियां होती हैं। ये देखिए मैं यहां बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ये बन गया। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने स्तंभ हैं? 18। 18 स्तंभों के नाम क्या दिए गए हैं? ग्रुप, समूह। काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और 7 क्षैतिज कॉलम हैं। उन कॉलम को क्या नाम दिया गया है? ये क्षैतिज देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इनको बोला गया आवर्त, पीरियड। 2 पॉइंट याद कर लेना। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिनको समूह कहा जाता है, और 7 क्षैतिज कॉलम है, इनको हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं। अच्छा, अब इनके आगे देखिए जो पहला आवर्त है, फर्स्ट आवर्त। देखना, फर्स्ट आवर्त को हम कहते हैं अति लघु, अति लघु आवर्त। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। कौन सा आवर्त पहला? ये, क्योंकि इसमें केवल 2 तत्व होते हैं। अब देखिए जितने भी खाने बॉक्स दिख रहे हैं सब में एक एक एलिमेंट होंगे, लेकिन पहले आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं। एक होता है यहाँ हाइड्रोजन और एक यहाँ होता है हीलियम। 2 तत्व होते हैं। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल 2 तत्व ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखना, इसलिए आप करेंगे क्या? यहाँ पे देखिए तो बीच का जो पोर्शन है, अब देखिए ये आकृति बनी है, मैं इसलिए बना रहा हूं। अभी आपको इसी आकृति में बढ़िया सा सुंदर सा आवर्त सारणी बनकर दिखेगी, इसलिए हम बीच वाले कॉलम को यहां से मिटा देंगे। अब देखिए आपका बन गया यहाँ पर। तो याद रखना, पहले आवर्त को अति लघु आवर्त बोलेंगे क्योंकि इसमें केवल 2 तत्व हैं। कितने? 2 ही तत्व हैं। अब देखना दूसरा लघु आवर्त। लघु आवर्त कौन कौन से हैं? दूसरा और तीसरा। ये देखिए, ये आवर्त और ये आवर्त लघु आवर्त है क्योंकि इसमें केवल 8 तत्व हैं। कितने? 8 तत्व। अब 8 कैसे होंगे? ये देखिए
2 तो इधर हैं और 6 इधर, 1 2 3 4 5 6 यहां तक। ये देखिए ये, अब बीच का ये जो पोर्शन है हम आपको यहां से मिटा देते हैं। ये देखिए आपकी आवर्त सारणी की आकृति यहां पर बन जाती है। तो आवर्त कितने हो गए? पहले आवर्त को अति लघु शॉर्टेस्ट पीरियड बोलेंगे क्योंकि इसमें केवल 2 तत्व पाए जाएंगे, जबकि आवर्त नंबर 2 और 3 को, 2 और 3 को लघु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लघु। क्यों लघु बोलेंगे? क्योंकि इसमें 8 तत्व है, 6 इस साइड में, 2 इस साइड में। अब देखना ये जो तीसरा और पांचवा, चौथा और पांचवा है, इसको बोलेंगे दीर्घ। क्या बोलेंगे? दीर्घ। दीर्घ आवर्त। कौन कौन से? 5 और 4 और 5 को। क्यों दीर्घ बोलेंगे? क्योंकि इसमें 18 तत्व पाए जाएंगे। ये देखिए छठवें आवर्त को अति दीर्घ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अति दीर्घ, क्योंकि इसमें 32 तत्व पाए जाएंगे, 32। ठीक है। जबकि 7वां जो आवर्त है इसको हम अज्ञात बोलेंगे, अननोन बोलेंगे, क्योंकि अभी पता नहीं कितने और तत्वों की खोज होगी, उसको इसी में लाके हम डालेंगे। इस प्रकार से आपने आवर्त देखे 7, 7 को कितने भाग में बांटा गया? 4 भागों में। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त बोलेंगे क्योंकि इसमें केवल 1-2 तत्व हैं। दूसरे और तीसरे को लघु बोलेंगे क्योंकि इसमें 8 तत्व है। चौथे और पांचवें को दीर्घ बोलेंगे क्योंकि इसमें 18 तत्व हैं। जबकि छठवें को अति दीर्घ और 7वें को अज्ञात, अननोन, ठीक ना, अनिश्चित बोलेंगे क्योंकि अभी ये चीज हमें पता नहीं है। अब इसी आवर्त सारणी के आधार पे हमें इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। पूरे चैप्टर को बस इतने ही फिगर में हमें आपको बताना है और याद रखना इस फिगर के माध्यम से अभी यही आज ये पूरा चैप्टर आधुनिक आवर्त सारणी का एक एक बिंदु आपका क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए आगे का फिगर, तब हम इस फिगर में आपको बताते हैं कि क्या इसमें हम कर सकते हैं। अब ये आपके सामने बन के तैयार है आधुनिक आवर्त सारणी का प्रारूप। ठीक है, इसी प्रारूप से होकर के आपको इस पूरे चैप्टर को क्लियर करना वेरी इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता के आ चुका हूं कि आधुनिक आवर्त सारणी जिसे कि हेनरी मोसले ने बनाई थी, परमाणु क्रमांकों के आधार बनाई थी, उसका नाम आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियड टेबल है। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, 1 2 3 4 5 गिन डालिए, पूरा 18 है। इन 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम बोलते हैं समूह या ग्रुप बोलते हैं। और 7 क्षैतिज कॉलम, 1 ये 2 3 4 5 6 7 क्षैतिज कॉलम है जिन्हें हम आवर्त कहते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, अब इन 7 क्षैतिज कॉलम्स को आपने 4 भागों में बांटा था। पहले आवर्त को अति लघु, दूसरे और तीसरे को लघु बोला था, 4 और 5 को दीर्घ बोला गया था, 6 को अति दीर्घ बोला गया था, 7वां अभी अननोन है, अज्ञात है, अननेम्ड है। ठीक है, क्योंकि आने वाले भविष्य में जब आप लोग वैज्ञानिक बनेंगे कुछ और तत्वों खोज कर सकते हैं। ठीक है, पहले आवर्त में अति लघु बोला गया, इसमें केवल 2 तत्व हैं। दूसरे और तीसरे को लघु बोला गया, इसमें 8 तत्व हैं। पांचवें और छठवें को दीर्घ बोला गया, इसमें 18 तत्व हैं। जबकि छठवें को अति दीर्घ बोला गया, इसमें भी 32 तत्व हैं। आपने आवर्तों के नाम जान लिए। अब हम बताते हैं समूह का नाम। समूह की बात क्या होती है इसको आप ध्यान से सुनेंगे। समूह में पहले समूह को, पहला इसको बोलते हैं क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं। ठीक है, दूसरे तत्व को हम, दूसरे समूह को हम बोलेंगे मृदा क्षारीय धातुएं, मृदा क्षारीय धातुएं।
दो समूह हो गए। पहले समूह को क्षारीय बोलेंगे, दूसरे को मृदा क्षारीय बोलेंगे, और 17वें को, ये देखना ये वाला भाग, ये 17वें को हम बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं? हैलोजन समूह बोलते हैं। और जो 18वां समूह है इसको हम निष्क्रिय समूह बोलेंगे, शून्य समूह बोलेंगे, निष्क्रिय या शून्य समूह, इनर्ट ग्रुप। ठीक है, शून्य समूह। इस प्रकार से आपने यहां पर 4 प्रकार के ग्रुप देखे। पहला समूह को क्षारीय बोलेंगे, दूसरे को मृदा क्षारीय बोलेंगे, तीसरा जो है 17वां, तीसरे नंबर पे 17वां 17th है वो हैलोजन है, और लास्ट का समूह जो है वो है निष्क्रिय गैस समूह तत्व। ठीक है, अब हम आपको एक एक करके समूह में कैसे क्या होता है और आवर्त में कैसी बातें होती हैं इसको आप यहां से देखेंगे। अब ध्यान देना, समूह में पहला तत्व कौन सा है? H। H का परमाणु क्रमांक कितना होता? 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, ये केंद्रक है और ये पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर नीचे, अच्छा यहां बनाता हूं, ये है केंद्रक, ये पहली कक्षा 1 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो 3 में क्या करेंगे, ये केंद्रक है, ये पहली कक्षा है 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी कक्षा है 3 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर हम आएंगे सोडियम में, सोडियम का 11 है, सोडियम का 11 है, तब ये होगा केंद्रक, पहली कक्षा में 1 2 3 4 5 6, पहली कक्षा में 1 2, दूसरी में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी में अब देखिए पहली कक्षा में 2 डाल दिया है, अब इसका परमाणु क्रमांक 11 है, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1, इसका हो गया 2 8 1। अब ये है पोटेशियम है। अब पोटेशियम में क्या होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 1। अब ध्यान यहां देना, हम जब किसी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, एकदम ध्यान देना, क्योंकि इसमें अनेक प्रश्न बनेंगे और बड़े वैज्ञानिक कारण, साइंटिफिक रीजन के क्वेश्चन आएंगे, आप इसको समझेंगे, आसानी से दे सकते हैं। जब आप समूह में, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आएंगे, समूह वही है, लेकिन जैसे जैसे आगे आते जाएंगे वैसे वैसे आवर्त पीरियड चेंज होता जाता है। देख रहे ना, अभी हम पहले समूह में यहां थे, पहला आवर्त था, पहले समूह में जब नीचे आए तो दूसरा आवर्त हो गया, पहले समूह में और नीचे आए तो तीसरा आवर्त हो गया। तो जब आप जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे, किसी समूह में जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आवर्तों की संख्या बढ़ेगी। आवर्तों की संख्या बढ़ने से उसमें एक नई कक्षा जुड़ती जाएगी। पहले आवर्त में थे 1 कक्षा थी, दूसरे में आए तो 2 हो गई, तीसरे में आए 3 हो गई, चौथे में आए 4 हो गई, पांचवें में 5 कक्षा होगी, छठवें में 6 होगी, सातवें में 7 होगी। अब इस प्रकार से कक्षाओं के बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये है परमाणु का केंद्रक और ये कक्षा, ये है परमाणुविक त्रिज्या। परमाणु के केंद्रक से परमाणु के बाहरी कक्षा के बीच की दूरी को परमाणुविक त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ पर त्रिज्या ये है, इसमें आओ त्रिज्या बढ़ गई, इसमें आओ और भी बढ़ गई, इसमें आओ और भी बढ़ गई। जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु का आमाप बढ़ता जाएगा और परमाणु का आमाप आकार बढ़ता जाएगा। अब यहीं पर एक बात और सुन लो, परमाणु के आमाप को नापने की जो इकाई होती पिकोमीटर। याद रखना, 1 नंबर के लिए खाली स्थान में परमाणु के नापने की इकाई, साइज की इकाई होती है पिकोमीटर। क्या होती है? पिकोमीटर।
1 पिकोमीटर में 10 घाते ऋण 12 मीटर होते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे हम नीचे आते हैं क्या होता है, कक्षाएं बढ़ती जाती हैं। कक्षा बढ़ने से परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ने से परमाणुविक आकार बढ़ता जाएगा। इतनी बात समझ गए आप। अब परमाणुविक आकार बढ़ने से असर क्या पड़ता है, सुनो। अभी इसके नाभिक में ऋण है तो धन है, और इसकी बाहरी कक्षा में ऋण है, ये दूरी कम है। और जैसे जैसे जितनी दूरी कम होती है, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल उतना ज्यादा होता है। अब आप देख लीजिए, चुंबक ले लीजिए, जितना नजदीक लाएंगे खिंचाव उतना बढ़ता जाएगा, दूर ले जाने में कम होता जाएगा। अब देखो, जब यहां पर था त्रिज्या कम थी, त्रिज्या कम होने से धन और ऋण के बीच की दूरी कम थी, दूरी कम होने से इनके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा था। और जब आकर्षण बल बहुत ज्यादा था तो इसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम थी, आसानी से त्यागेगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि खिंचाव ज्यादा है। तो जैसे जैसे आगे जाएगा, देखो त्रिज्या बढ़ गई, त्रिज्या बढ़ी, दूरी बढ़ी, और दूरी बढ़ी तो क्या हुआ, आकर्षण बल इसकी अपेक्षा कम हो गया। ठीक, नीचे आए और दूरी बढ़ी, और दूरी बढ़ने से आकर्षण बल और कम हुआ, और कम होने से इसका आकर्षण बल कम होता जाएगा। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे दूरी बढ़ती जाएगी, और दूरी बढ़ने से आकर्षण बल कम होगा। आकर्षण बल कम होने से जानते क्या होता है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनके त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, ये आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल यहां ज्यादा था, यहां और कम, यहां और कम, यहां और कम, नीचे और कम। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे जैसे किसी समूह में नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। और इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है, जो धातु होता है, जो जितना प्रबल धातु होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इसका मतलब इसका धात्विक गुणधर्म भी बढ़ता जा रहा है। और धात्विक गुणधर्म बढ़ता जा रहा है मतलब धनायन बनाने की क्षमता बढ़ती जा रही है, और धनायन बनाने की क्षमता बढ़ती जा रही है। उल्टा बोल दो भाई, इसके ऋणायन बनाने की क्षमता घटती जाएगी, अधात्विक गुण धर्म इसका घटता जाएगा। ठीक है, अब एक प्रश्न बनेगा, प्रश्न नंबर 1, क्या होता है तब, क्या होता है तब जब हम आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं। डिटेल में सुनना इसका। जब किसी आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, ध्यान से पॉइंट वाइज ऊपर से नीचे जाते हैं, तो प्रत्येक आवर्त बदलने के साथ में इसमें नई कक्षाएं जुड़ती जाती हैं, और नई कक्षाएं जुड़ने से परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ने से परमाणु आमाप बढ़ता जाता है, परमाणु आमाप बढ़ने से आकर्षण बल घटता जाता है। आकर्षण बल घटने से इनमें परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ने से धात्विक गुण बढ़ जाता है, धात्विक गुण बढ़ जाने से धनायन बनाने की क्षमता बढ़ जाती है। इतनी बातें होती हैं, ध्यान रखना। अब एक चीज और, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसके बाहर 1, इसके बाहर 1, इसके बाहर 1। इसका मतलब किसी भी समूह में आप जाइए, चाहे पहले में चाहे 18वें में, पहले समूह के पहले तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कक्षा में, सारे तत्वों के नीचे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, जब समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहेगी। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें ध्यान देना। और जब इसके बाहर सब में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सबकी संयोजकता सेम होगी ना, सबकी वैलेंसी सेम होगी ना। अब प्रश्न सुनो, यहां पर ये आपको आएगा 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, किसी समूह के सारे तत्वों की वैलेंसी सेम क्यों होती है।
किसी समूह के सारे तत्वों की संयोजकता समान क्यों होती है? आप उत्तर लिखिए। नंबर एक, क्योंकि किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होता है। और नंबर दो, चूंकि किसी भी समूह के सारे तत्वों की बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसीलिए किसी भी समूह के सारे तत्वों की संयोजकताएं समान होती हैं। माने जो संयोजकता H की होगी वही लास्ट होगी, जब पहले की होगी वही लास्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो तत्व है ना, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं, लगभग समानता दिखती है। प्रश्न नंबर 1, क्या रीजन है किसी भी समूह के सारे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म सेम होते हैं? ठीक है। Why do the chemical and physical properties show similarity for all elements in any group? किसी समूह के सारे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म इक्वल क्यों होते हैं? उत्तर सुनो। किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उस तत्व की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। वही प्रश्न संयोजकता वाला। किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उस तत्व की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और चूंकि किसी भी समूह के सारे तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, भैया यही रीजन है कि किसी भी समूह के सारे तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म समान होते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, आइए दिखाते हैं। अभी आपने ऊपर से नीचे भ्रमण किया, अब हम क्या करेंगे? बाएं से दाएं जाएंगे। अब देखना, ये है हाइड्रोजन, इसमें एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आ जाओ, यहां बीच में कुछ है नहीं। अब आ जाएंगे आपको इसमें बोरान में, इसमें यहां देख रहे हो, यहां पर जो पूरा है इसमें Na का देखिए, पहली कक्षा में 8, दूसरी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी में 1। ध्यान देना, जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? आवर्त सेम रहेगा और ग्रुप बदलेगा। तो पहले ग्रुप में Na था, दूसरे में Mg है, 12 इसका है। इसका कितना होगा? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 1 2। ध्यान देना, हम यहां थे तब भी कक्षा 1 2 3, यहां आए कक्षा 1 2 3। अब हम आएंगे सीधा एल्यूमिनियम में, 13 इसका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3। अब देखिए, यह होगा 2 8 3 हुआ, इसका हो जाएगा 2 2 8 4 होगा, 2 8 5 होगा, 2 8 6 होगा, ऐसे। तो जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या देखते हैं? सारे तत्वों के जो कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट होती हैं, वो सेम होती है। देखिए, 3 कक्षा 3 कक्षा 3 कक्षा 3 कक्षा 3 कक्षा 3। अब मैं यहां लिखता हूं, इसका है सोडियम का 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। देखो, 3 कक्षा 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 3 कक्षा। ठीक है। जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तत्वों की कक्षाएं समान होगी, लेकिन उनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती गई। यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। अब इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से असर क्या होगा? जैसे जैसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इनके बीच में आकर्षण बल बढ़ता जाएगा।
और आकर्षण बल बढ़ता जाएगा कि सिकुड़ते जाएंगे, और सिकुड़ते जाएंगे इनका आकार छोटा होता जाएगा। ध्यान देना, जैसे जैसे आगे जाते जाओगे तो क्या समान रहेगा, ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, इनका आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ने से आकार घटेगा, परमाणु त्रिज्या घटेगी, और क्या होगा, और क्या होगा, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। क्या होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन था, आकर्षण बल कम था, आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा ये वाला, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होगा, ये और हो मुश्किल, ये और मुश्किल। माने जैसे जैसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से उनका आकर्षण बल बढ़ता जाएगा, और आकर्षण बल बढ़ने से नतीजा क्या होगा कि उनके बीच इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी और ग्रहण करने की बढ़ती जाएगी। अब जब त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी तो क्या होगा, इनका धात्विक गुणधर्म भी कम होता जाएगा, और धात्विक गुणधर्म कम होता जाएगा, अधात्विक बढ़ता जाएगा, धात्विक कम होता जाएगा, धनात्मक भी कम होता जाएगा, अधात्विक बढ़ता जाएगा, ऋणात्मक बढ़ता जाएगा, और इनकी संयोजकता 1 से लेकर 4 तक बढ़ेगी, 1 से लेकर 4 तक बढ़ेगी, पुनः 4 से लेकर के 0 तक घटेगी। जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तब तत्वों की संयोजकता जो होती है 1 से लेकर 4 तक बढ़ेगी, और पुनः 4 से लेकर के 0 तक घट जाएगी। जबकि जब ऊपर से नीचे आते थे तो संयोजकता सेम रहती थी। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है। अब इसके बाद हम आपको यहाँ पर बताएंगे कुछ बातें और जो कि आपको जाननी है। समूह आपने देख लिया 18 है, ठीक है, कितने हैं, 18। तो इसमें जो पहला और दूसरा समूह है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, उपसमूह एस ब्लॉक, और 13वें से लेकर 18वें तक पी ब्लॉक बोलेंगे, और तीसरे से लेकर के 12वें तक को हम डी ब्लॉक बोलेंगे, एस पी डी। और नीचे 2 और उपसमूह बने हुए हैं, इनको हम लेंथेन एक्टिनाइड बोलते हैं, इनको हम डी ब्लॉक बोलते हैं, यह ब्लॉक बोलते हैं। इस प्रकार से 4 एसपीडीएफ ब्लॉक हो गए। अब आइए इसमें और क्या हमें पढ़ना है, इस समूह में, इस आवर्त सारणी में पढ़ना हमें यह है कि पहली बात तो संयोजकता किसे कहते हैं, यही आपके इसी चैप्टर में है। तो संयोजकता क्या होती है जानते हैं, बताए पहले, संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, धातु सदृश तत्व, धातु सदृश तत्व ये क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स। ऐसे सारे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म दर्शाते हैं उन्हें हम कहते हैं धातु सदृश तत्व। ये देखिए लिखा है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, 3-4 तत्व यहाँ पे याद करने, इसे हम टेढ़ी मेढ़ी देखा कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। अब इस प्रकार से आपको कुछ प्रश्न कैसे मिलेंगे मैं वो बता दूं। अभी मान लो हमको दे दिया जाए कि भाई बताओ हमारे पास है कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक है 20। तो ये कैल्शियम जो है किस समूह का है और किस आवर्त का है, एग्जाम में आएगा, ध्यान देना, किस समूह और किस आवर्त का है। तो अगर आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता है तो आसानी से समूह और ग्रुप दोनों, समूह और आवर्त बता सकते हैं। और अगर आप में कंफ्यूजन हो आवर्त निकालने में, कक्षा निकालने में, इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने में, तो ये इसका लिंक इस वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। बनाइए पहले, कैल्शियम में 20 है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8, चौथी में 1 2। अब देखना, अब
कक्षा गिनिए 1 2 3 4। अगर हमें बता दे कि ये तत्व 5वें आवर्त का है तो आप बोल देना भैया इसमें 5 कक्षा होगी। और अगर मैंने ये बोला कि मेरे पास एक तत्व है उसमें 4 कक्षाएं हैं, 4 ऑर्बिट हैं, तुरंत बोल देना ये चौथे आवर्त का होगा। माने कक्षाओं की संख्या बराबर आवर्तों की संख्या, आवर्त की संख्या बराबर कक्षा की संख्या। हमें आवर्त मालूम है, कक्षा बता देंगे, कक्षा मालूम है, आवर्त बता देंगे। अब इसका मतलब ये कैल्शियम है चौथे आवर्त का है। देख लो कहां है चौथा आवर्त, 1 2 3 4, ये चौथे। अब समूह कौन है आप देख लो, जिस तत्व के सबसे बाहर 1 इलेक्ट्रॉन हो पहला समूह बोलना, 2 इलेक्ट्रॉन हो दूसरा बोलना, 3 हो तो तीसरा नहीं, 3 13वां, 3 है तो 13वां समूह, 4 है 14, 5 15, 6 16, 7 17, 8 18 समूह। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से आप इसको निकाल सकते हैं कि कोई भी तत्व किस समूह का है या किस आवर्त का है। ठीक है, अब इतना करके आपने मेंडलीव के आवर्त सारणी के सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब ध्यान क्या रखना है एग्जाम्पल में, एग्जाम के लिए क्षारीय समूह के 2 तत्वों के नाम बताओ, क्षारीय समूह के 2 तत्वों के नाम। अब क्षारीय समूह कौन सा है, पहला वाला। ठीक है, पहले में 2 का नाम याद कर लो, मृदा क्षारीय के 2 नाम याद कर लो, और 2 नाम हेलोजन का याद कर लो, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ऐसा 2 नाम। और 2 नाम आप निष्क्रिय समूह का याद कर लो, इतना हो गए 2 नाम। अब और 2 नाम क्या, मृदा ये मेटलॉइड्स, मेटलॉइड में धातु सदृश तत्वों के 2 नाम याद कर लो। बस इतनी चीज एग्जाम्पल में आपके आएगा। इस प्रकार से आप इस चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और अच्छा, इसमें एसपीडीएफ भी है लेकिन 10वीं के स्तर का ये नहीं है, इसके में इसमें नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा आपको। अगर आपको एसपीडीएफ के बारे में, इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में जानकारी लेनी हो, जानना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसकी जानकारी भी आपको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि 10th के लेवल का है और ये महाराष्ट्र बोर्ड के स्तर का है, बुक का है, इसमें चूंकि वो सिलेबस नहीं है, मैं एसपीडीएफ का जो वितरण होता है वो नहीं दे रहा हूँ। अगर फिर भी आपको आवश्यकता है एसपीडीएफ की, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, शेयर करो, दबा के लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट